हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे जनरल स्टडीज की सामान्य ज्ञान की सेकंड वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं 4000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए हैं किस एग्जाम में, टीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आपके कोई भी आप एग्जाम देने चाहते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, यदि आप देना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियोस के माध्यम से इतना जितना हम आपको 4000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे वही करके जो है आप चले जाना। आपका एक एक क्वेश्चन जो है आपके पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो लेते हैं प्रभु का नाम। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमसे, भारतीय संविधान में न्यायपालिका पुनरावलोकन की शक्ति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ये जो हम करने वाले हैं ये सोर्सेज हैं, यानी किस देश से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं उनके सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। किस देश से जो है ये लिया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी आपका सही होगा। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। मैं इसी के साथ आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं जिससे आपके काम आ जाए एग्जाम में। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है। और क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ये क्या होता है अभी बताते हैं। ये होता है कि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है पूरे भारत में, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ली गई है। और क्या लिया गया है भाई? संविधान, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर महाभियोग लगता है, वो भी यहां पे लिया गया है अमेरिका से। ठीक है। और क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय एंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति भी कहां से ली गई है? ये भी ली गई है, हटाने की शक्ति भी आपकी अमेरिका से ली गई है। तो मैंने यहाँ पॉइंट बताया आपको, अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति, ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। तो क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। ये जो बाकी ऑप्शन रह गए इनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं जापान की। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है यहां पे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार एवं शक्तियां, एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा ही मैं यहाँ पे क्लियर करते चल रहा हूं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है। तो समवर्ती सूची ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, यानी जो इनके बीच रिलेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो रिलेशन होता है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर डी है। और जितने भी बाकी ऑप्शन थे वो मैंने आपको यहाँ थ्योरी वाइज समझा दिए हैं। एक एक चीज जो है यहाँ पे क्लियर करते आपको चलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कहता है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? In the Indian Constitution, the principle of liberty is borrowed from which of the following country? यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका फ्रांस से।
किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से और क्या क्या लिया गया है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस से लिया गया है मेरे दोस्त रिपब्लिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं गणतंत्रात्मक ढांचा। ढांचा, ठीक है, यानी हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, ये सब जो है फ्रांस से लिया गया है। और क्या लिया गया है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ये यहां से लिया गया है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुता। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ये ज्यादा पूछा जाता है कि बंधुता, भाईचारा जो है कहां से लिया गया है, तो भाईचारा जो है फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं जो हमारे बाकी रह गए हैं उनके बारे में, क्या जो है क्या क्या जो है कहां से लिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं यूके की, कि यूके से क्या लिया गया है। तो यूके से लिया गया है आपका विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, और क्या लिया गया है, और विधायी प्रक्रिया ली गई है, विधायी प्रक्रिया। चलिए जापान की बात कर लेते हैं कि जापान से यहाँ पे क्या लिया गया है। तो जापान की अगर मैं बात करूं तो इसको तो हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि जापान से जो है क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मैं इसके बारे में और बता देना चाहता हूं आपको कि यूके से और क्या क्या, यानी ब्रिटेन से और क्या क्या जो है लिया गया है। तो एकल सिटीजनशिप यानी सिंगल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कहाँ से ली गई है आपकी, ये ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना कि सिंगल सिटीजनशिप आपकी यूके से यानी ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, ये भी आपकी कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है। और की बात कर लेते हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये भी आपका यूके से लिया गया, यानी कानून के सामने जो है, लॉ के सामने सब इक्वल होंगे, विधि के समक्ष समानता का जो लॉ है वो लिया गया है यूके से। और संसदीय शासन प्रणाली, जो संसद की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, ये भी आपकी यूके से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ठीक है, ये सब जो है कहाँ से लिए गए हैं, यूके से लिए गए हैं। और ये रिट्स होती हैं, रिटें जिन्हें कहते हैं परमाधिकार रिटें कहते हैं, तो वो भी आपकी जो है कहाँ से ली गई हैं, ये भी आपकी ली गई हैं यूके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था किससे लिया गया है, सबको याद होगा, सही, तो फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया है, फ्रांस से, समझाया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है आपके समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और जो बाकी रह गए इनके बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ से, कनाडा से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में जो, जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो आपके रूल्स थे यानी लॉ थे वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, कुछ अपने बनाए हुए हैं, कुछ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिए गए हैं, तो उनके संविधान से उठाए गए हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है आपका राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कहां से क्या क्या जो है यहाँ पे लिया गया है, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने यहाँ पे। संघीय व्यवस्था, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, फेडरल सिस्टम। ठीक है, ये भी कहां से लिया गया है, फेडरल सिस्टम भी आपका कनाडा से लिया गया है। चलिए यहाँ पे एक और दिख रहा है, ब्रिटिश का मैं बता चुका हूं आपको, ब्रिटेन का। आयरलैंड का और देख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन। ठीक है, जिसको कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल। ठीक है, ये भी आपके यहां से लिए गए। एक इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है आपने, ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मोस्टली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहां से लिए गए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन
की पद्धति। ठीक है, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से देश से क्या लिया गया है, तो आपको मैं सब जो है बताता चल रहा हूँ कि किस देश से क्या लिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये आपसे पूछा गया है एमटीएस में। चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कह रहा है भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ से उधार लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं जर्मनी से। सबको पता है कि भैया जो आपातकाल है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन जो है आपका डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए, अब बात जर्मनी की आई है, तो अब यहाँ पे इमरजेंसी की बात हो रही है, तो इमरजेंसी कितने कितने प्रकार की होती हैं जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इमरजेंसी यानी आपातकाल। आपातकाल की अगर हम बात करें, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा आता है आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसे राज्य आपातकाल कहते हैं। तीसरा आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं आपके 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जैसे किसी भी और जो है देश ने हम पे अटैक कर दिया हो तो उस टाइम पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। किसी राज्य में जो है सरकार गिर गई हो, ठीक है, वहाँ कोई जो कुछ भी होगा, जितना भी काम होगा वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी, तो राज्य आपातकाल लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं, ये होता है आपका फाइनेंशियल, यानी जो हमारा देश है उसमें अगर पैसे की कमी आ जाती है तो वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, यानी पैसा जो है गवर्नमेंट के पास खत्म हो गई, नील हो गया। तो ये आता है हमारा 352, आर्टिकल 352 के अंडर आता है, ये याद रखना, आर्टिकल 352 में आता है। और राज्य आपातकाल है ये आपका आर्टिकल 356 में आता है। ये पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 360 के अंडर पूछे जाते हैं। बाकी जो रह गए, कनाडा वाले का हम पीछे बता चुके हैं, अमेरिका वाले का पीछे बता चुके हैं, आयरिश वाले का भी यानी आयरलैंड का भी हम पीछे देख चुके हैं। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? मार्क कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये समान नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन जो है आर्टिकल है हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है किससे संबंधित है? हमारा आर्टिकल 44 जो है हमारा कॉमन सिविल कोड से, यानी कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है भाई, राज्य का कर्तव्य होता है कि आर्टिकल 44 में राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, मैं पूरा लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कर्तव्य है कि वह समान नागरिकता अधिकार संहिता लागू करे। ठीक है, लागू करे, यानी कॉमन सिविल कोड जो है कहाँ लागू करना चाहिए? ये लागू होना चाहिए हर स्टेट में, यानी आर्टिकल 44 के अंडर। और ये जो आपका कॉमन सिविल कोड है या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, ये सबसे पहले जो पहला राज्य था हमारा, कहाँ लागू हुआ था? ये पहले लागू हुआ था गोवा में। गोवा पहला राज्य था जहाँ पे ये आपका समान नागरिक संहिता जो है लागू हुआ था, यानी जितने भी नागरिक हैं सबको समान समझा जाएगा और सबके लिए जो है जो आपके रूल रेगुलेशन है, लॉज हैं, वो सबके लिए समान होंगे। तो इसमें यही होता है आपका कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। चलिए, हमने इतना जान लिया, हम बाकी को भी जान लेते हैं कि आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य का कर्तव्य है कि न्यूनतम मजदूरी शिष्ट जीवन प्रदान करे। यानी राज्य का कर्तव्य आता है आर्टिकल 43 के अंदर, 43 के अंडर, कि राज्य का कर्तव्य है कि न्यूनतम मजदूरी जो उसके नागरिक हैं, जो राज्य के नागरिक हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी यानी मजदूरी निश्चित कर ले कि इससे कम जो है नहीं मिलना चाहिए।
कोई भी नागरिक अगर काम कर रहा है, शिष्ट जीवन जो है प्रदान करे, यानी अच्छे जीवन की जितनी भी जीवन की सुविधाएं हैं उनको जो है दे, ये राज्य का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 45 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 45 में कहता है कि 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना कि 6 वर्ष तक के बच्चों को 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कहाँ गया, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 45 के अंडर आता है। चलिए आर्टिकल 46 की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 46 में क्या है, तो एससी और एसटी जो है उनके शोषण से बचाना, शोषण से बचाना और उनकी स्थिति को सुधारना, ठीक है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 46 के बारे में अंडर जो है आता है। तो हमने 44, 43, 45, 46 सब आपको बता दिए और सब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ध्यान रखना, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड, यानी केंद्र राज्य का जो संबंध है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है या किस भाग के अंडर पूछा आता है आपका। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है इसका बी, यानी भाग जो है आपका 11 है, अनुच्छेद है आपके 245 से 255, यानी जो आपके केंद्र है और राज्यों के बीच जो भी संबंध है, यानी जो भी मिलके काम करते हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं आपके भाग 11 में, यानी भाग 11 में। और ये अनुच्छेद 245 से 255 मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं, जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं भाग 4 की, यानी ऑप्शन जो है ए की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो है न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो किस में बताया गया है, न्यायालयों की शक्तियों के बारे में। तो भाई ये आपका भाग 4 में बताया गया है, आर्टिकल जो है 227 से 234 में, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए और बात कर लेते हैं भाग 10 की, ऑप्शन सी जो है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है एससी और एसटी के बारे में, एससी और एसटी के बारे में जो भी सुविधाएं उनको दी जाती हैं उसके बारे में यहाँ पे भाग 10 में बताया गया है। अगर मैं भाग 12 की बात करूं, भाग 12 में क्या बताया गया है, तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और जो भी अपवाद हैं उनको जो है इसमें रखा गया है, किसमें रखा गया है, भाग 12 में रखा गया है। तो आई होप आपको तीनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो केंद्र राज्य का जो संबंध है वो किसके अंडर आता है, भाग 11 में आता है, अनुच्छेद 245 से 255, आपने ये ध्यान से याद रखना है। आई होप आपको जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, कहता है भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप के गमनागमन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है एक मौलिक अधिकार है। गमनागमन क्या है, तो गमनागमन ये है कि आप फ्रीली यानी बिना किसी रोक टोक के भारत के किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं, वहां पे आप निवास कर सकते हैं, वहां पे आप घूम सकते हैं। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 19 के अंडर। 19 के अंडर जो है बहुत सी चीजें जो है आती है, मैं सब आपको बता देता हूं जिससे कभी भी जो है आपको दिक्कत हो ही ना। तो आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है जरा जानते हैं। तो पहला आता है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस वो आयरन वाली प्रेस नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया वगैरह वाली जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो आपकी कहाँ आती हैं, ये आती है आर्टिकल 19 में। भाषण देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये आपको कानूनी अधिकार है, आप चाहे तो भाषण दे सकते हैं। विरोध करने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, आप चाहो तो किसी का भी विरोध कर सकते हो, विरोध करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सरकार का भी विरोध कर सकते हो। चलिए अगला है आपका झंडा फहराने की स्वतंत्रता। हर एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, तो ये भी आर्टिकल 19 में आता है, याद रखना है आप, ठीक है, कोई पूछे आपसे बता देना 19 में आता है। और क्या है, और है आपका भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी आप फ्रीली कहीं भी अपने जो भारत देश है उसमें जाके घूम सकते हो, कहीं भी आप जो है निवास कर सकते हो। तो निवास की भी स्वतंत्रता है यहाँ पे, निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी जाके किसी भी राज्य में आप रह सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है सरकार के द्वारा। व्यवसाय की स्वतंत्रता है,
ठीक है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बस वो इलीगल ना हो। ठीक है, तो ये 19 के अंडर इतने सारी बातें जो है कही गई हैं, इतनी सारी स्वतंत्रताएं जो है आपको दी गई हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकियों को जान लेते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल, अगर मैं 24 की बात करूं, आर्टिकल 24 में आपको कहा गया है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध। अब ये क्या है बाल श्रम पर प्रतिबंध? आपने देखा होगा कभी कभी चाय की शॉप्स वगैरह पे एक छोटा बच्चा जो है चाय सर्व कर रहा होता है या चाय दे रहा होता है इधर से उधर, तो यही जो है बाल श्रम के अंडर आता है। ठीक है, ये ईटेड हो रहा होता है बच्चा। तो ये जो है एक कानून बना दिया गया है। इस कानून का नाम था बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये एक्ट है। ठीक है, और एक्ट जो है आपका 2005 में बना था। तो 2005 के अंडर जो है ये एक बाल श्रम पर प्रतिबंध का एक कानून बना दिया गया है। चलिए आर्टिकल 21 की अगर मैं बात कर लूं, तो आर्टिकल 21 में क्या है? तो आर्टिकल 21 में है आपका प्राण एवं दैहिक, दैहिक मतलब आपके शरीर की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें कौन कौन सी आती हैं मैं जान लेते हैं। इसके अंडर आता है आपका जीवन की रक्षा की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा की स्वतंत्रता। ये आपको किसने दी है? ये आपको दी है भारत के संविधान ने। ठीक है, और क्या आता है? और आता है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार होता है आपकी आरटीआई। ठीक है, सूचना का अधिकार, ये आरटीआई यानी आप चाहे तो जवाब मांग सकते हैं आरटीआई लगा के किसी भी डिपार्टमेंट से। ठीक है, आरटीआई। विवाह का अधिकार भी आपको कहां से मिलता है? ये भी आपको आर्टिकल 21 से मिलता है, विवाह का अधिकार। ये आप चाहो तो शादी कर सकते हो, सरकार आपको नहीं रोकेगी। ठीक है, सोने का अधिकार, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सोने का अधिकार, आप चाहो तो जी भर के दिन भर सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सरकार नहीं रोकेगी। निजता का अधिकार, निजता बोले तो सर निजता क्या होता है? निजता का अधिकार होता है राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, यानी आपको अधिकार है अपनी जो है प्रिवेसी बचाने का। कोई जो है आपको इसमें दखल नहीं देगा। जो कानून है वो भी आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। साथ में आपका एक पॉइंट और रह जाता है, उसको ही बता देते हैं, विदेशी यात्रा का अधिकार। विदेशी यात्रा का अधिकार, आप चाहो तो कहीं भी विदेश में जा सकते हो। ठीक है, सरकार आपको नहीं रोकेगी जब तक आपने कोई इलीगल काम नहीं किया है। चलिए ये सारे पॉइंट आपको बता दिए हमने। तो इसका जो राइट आंसर है 19 से एक आर्टिकल 14 रह गया, इसके बारे में भी जान लेते हैं आखिर इसमें क्या है। तो इसमें है आपका विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने को था यार, इस वजह से जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिक्र मत करो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ठीक है, आपको इतना सब कुछ जो है नॉलेज मिल रहा है। अब विधि के समक्ष समानता क्या होता है? विधि के समक्ष समानता होता है कानून के सामने सब बराबर हैं, सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे, यानी कोई ऊंच नीच का जो है कानून ने जो है आपकी बाउंड्री नहीं रखी है, सबको इक्वल समझता है, सबके लिए लॉ बराबर हैं। तो ये आपका आर्टिकल 14 में आता है। तो 24, 21, 14, 19 सारे ही मैंने आपको बता दिए, और आई होप आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। ये आपका जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 19। चलिए चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल फॉर ऑल सिटीजन। ये हमने पीछे भी पढ़ा था किसी क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये है आपका 39A। 39A में जो है कहा गया है, क्या कहा गया है जरा जान लेते हैं हम। 39A में ऐसा क्या कहा गया है? आर्टिकल 39A यानी अनुच्छेद 39A, इसमें होता है कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि निशुल्क यानी बिना कोई फीस लिए विधिक सहायता, विधिक मतलब कानूनी जो है सहायता प्राप्त करे, विधिक सहायता देना। जो असमर्थ है अपना जो है लड़ने के लिए किसी केस को, तो वहां पे जो है गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, आपको विधिक सहायता देती है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये तो आपका ऑप्शन हो गया ए, आंसर इसका ठीक हो जाएगा। 32 की बात कर लेते हैं। 32A में क्या लिखा गया? तो 32A में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंडर आता है? 32A में जो है ये आता है। यानी
यहाँ पे क्या होता है, रिट्स जारी की जाती हैं, आपने रिट्स सुनी होंगी, रिट्स जारी की जाती हैं, रिटें जैसे हम हिंदी में कहते हैं रिटें, ठीक है, रिटें जारी करना, रिटें जारी करना। अभी कौन कौन सी रिटें होती हैं मैं सारी ही आपको बता देता हूं। एक होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैवियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मैंडमस, जिसे हिंदी में कहते हैं परमादेश। 5 प्रकार की होती हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिटें कितने प्रकार की होती हैं, आप कह दोगे रिटें जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। परमादेश होता है, और क्या होता है, सर्टियोरी, सर्टियोरी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेक्ष क्षण, उत्प्रेक्षण, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेक्षण। अगला होता है आपका प्रोहिबिशन, ठीक, जैसे हिंदी में हम कहते हैं निषेध, कि ये काम नहीं करना है, इस तरीके का निषेध। अगला एक लास्ट होता है आपका कोवारंटो, कोवारंटो, ठीक है। आगे हम इनको समझाएंगे आपको, ठीक है, इसके बारे में फिक्र मत करिए। आखिर आखिर होती क्या क्या है ये, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, ठीक है। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको, तो फिक्र इसकी भी नहीं करनी है, सबको जो है लिखा लिखा आपको मिल जाएगा। चलिए, तो 32 ए के बारे में आपने जान लिया, 39 ए के बारे में जान लिया। 39 ए में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि राज्य का कर्तव्य है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें, यानी कानूनी हेल्प जो है लोगों को करे। ये आपका जोड़ा गया था एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1976 में था, ठीक है। यानी 42वें संविधान 1976 के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और जान लेते हैं हम 43 ए के बारे में। 43 ए में क्या होता है, राज्य का कर्तव्य है कि न्यूनतम मजदूरी और शिष्ट जीवन का सुनिश्चित करे। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, कि राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे और उनको एक अच्छा जीवन दे, यानी जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं वो 43 ए के अंडर जो है राज्य सरकार जो है अपने नागरिकों को देती है। 48 ए की बात कर लेते हैं, 48 ए रह गया है, तो 48 ए के बारे में भी जान लेते हैं क्या है 48 ए। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पर्यावरण की सुरक्षा, बहुत पूछा जाता है 48 ए, पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी आपका किसके अंडर आता है, ये भी आपका 48 ए के अंडर आता है, ठीक है। ये आपका जो है जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था आपका एडिड बाय अधिनियम है, ये एक्ट बना हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है आपका, ये एक्ट जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था, एक अधिनियम बना दिया गया था कि पर्यावरण को जो है हमें बचाना है और जितने भी हमारे वन्य जीव हैं उनको जो है संरक्षण यानी उनको भी बचाना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं हर एक जो है आप बाकी ऑप्शन भी मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो राइट आंसर है वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बाकी भी आपको बता रहा हूँ और ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ आपसे कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise election to the Parliament and State Legislature। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, तो चुनाव आयोग की संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों का पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो ये चुनाव आयोग जो है आपका 324 है, आर्टिकल 324 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। ये कौन सा, 342। बाकियों के बारे में जानना जरूरी है, उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल 314 की बात करूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भाई प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, हिंदी में बताऊंगा मैं, एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कुछ ऐसे जो है ऑफिसर्स रह गए थे जिनको हमारे
संविधान के अंडर नहीं आते थे, यानी कोई भी जो है उनके लिए रूल रेगुलेशन नहीं बने थे, तो उसमें जो है यहाँ पे एक अधिनियम बनाया गया आर्टिकल 314 के तहत, जिसमें उनको लाया गया। ठीक है, और ये जो है आपका जोड़ा गया था 28th अमेंडमेंट एक्ट 1970 के द्वारा। यानी इस आर्टिकल को, आर्टिकल 314 कैसे जोड़ा गया था, हमें संविधान में संशोधन किया 28वां संशोधन जो है किया 1972 में, तब जो है इसको जोड़ा गया। चलिए और जान लेते हैं हम आर्टिकल हमारा कौन सा रह गया है, 324, 342 मैंने गलत टिक कर दिया है, इसका आंसर जो है 324 है। ठीक है, 324 का राइट आंसर है। 342 के बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल 342 में क्या कहा है, तो आर्टिकल 42 में कहा है कि जो हमारे एसटी हैं या आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब जो है 342 में, उनकी सुविधाओं के बारे में जो है 342 में बताया गया है। चलिए एक रह गया हमारा आर्टिकल 341, इसको भी जानते हैं। ये जो है आपका एससी यानी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल 341, 342 एसटी से रिलेटेड है और 341 जो है एससी से रिलेटेड है। आई होप आपको चारों के चारों जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है। तो आर्टिकल जो है 61 जो है इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग के जो बारे में बताता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, तो ये किसके अंडर है, आर्टिकल 61 के। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। चलिए बाकियों के बारे में जान लेते हैं कि उनके बारे में जो है आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। आर्टिकल अगर मैं 54 की बात करूं, 54 की बात करूं, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, सब कुछ जो है आर्टिकल 54 में कहा गया है। और बात करते हैं आर्टिकल 63 की यानी 63 की बात करूं, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है किसमें, आर्टिकल 63 में होगा। ठीक है, तो 3 हो गए, एक और रह गया हमारा 51। आर्टिकल 51 के बारे में भी जान लेते हैं, सब जानना जरूरी है, जितने अगर अदर ऑप्शन है उनको भी जानना जरूरी है, क्या पता वो आ जाए एग्जाम में। तो आंतरिक एवं बाह्य शांति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध को कायम रखना, ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 51 के अंदर। यानी भारत के देश के अंदर की जो शांति है, वो बाह्य शांति है, उसको बनाए रखना, और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमारे संबंध हैं, लेन देन है, उनको भी अच्छे बनाए रखना जो है हम आर्टिकल 51 के अंदर देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होना जरूरी है। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक राज्यपाल होना जरूरी है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा, तो ये आपको कहा गया है 153 में। अगर मैं आर्टिकल 152 की बात करूं, अदर ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी होता है, आप जानते ही हैं। 152 में कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने अपना पद धारण करेगा। ठीक है, धारण करेगा और अपना त्याग पत्र देगा। चलिए आर्टिकल 152 के बारे में आपने जान लिया। मैं आपको इससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं। आप सोचते हो कि आप तैयारी करते हो तो आप नॉर्मल क्वेश्चन याद करते हो, भाई नॉर्मल क्वेश्चन आजकल जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। आजकल पूछे जा रहे हैं आर्टिकल एग्जाम में, और वो आपको याद होते नहीं है।
ठीक है, तो मैंने आपको जो है पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश की है, मैंने हर एक आर्टिकल के बारे में आपको बताया है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आजकल यही पूछा जा रहा है, यही ट्रेंड में है और यही लोगों को याद नहीं होता है। यदि वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो अब तक, तो भाई छोड़ दो, उनसे कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन उनसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ चल जाते हैं, एक आध जो है क्वेश्चन डाला जाता है इजी इजी, 5 से 7 क्वेश्चन इजी डाले जाते हैं जो हर कोई कर ले, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिसको बंदे को आर्टिकल याद ही नहीं होंगे वो कैसे सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को, कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहता हूं कि अब जो है आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। तरीकों को बदलोगे उससे क्या होगा, उससे जो है आप डीप जाओगे, जितना सभी आर्टिकल्स याद करोगे तो आराम से आपको जो है वो एग्जाम इजी लगेगा कि कुछ भी नहीं है, हलवा है एकदम ये। चलिए आर्टिकल 151 की बात करें तो भाई बोर नहीं होना है, आपने पढ़ना है, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे आपका एग्जाम जो है इजीली जो है क्रैक हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ जाते हैं, तो ये मत समझना कि कुछ नया पढ़ना, नया नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको 4000 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूं, तो यही क्वेश्चन जो है यहाँ घूम फिर के वापस आते रहेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में हमें फायदा हुआ आपकी वीडियो से। ठीक है, ये आप मुझे खुद कहोगे। चलिए आर्टिकल 151 की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है कि सीएजी जो होगा हमारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को देगा। ठीक है, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो किसको देगा, वो देगा राज्यपाल को या राष्ट्रपति को देगा। चलिए आर्टिकल 151 के बारे में जान लिया, 153 हमारा हो गया। अब और जान लेते हैं आर्टिकल 154 के बारे में। आर्टिकल 154 क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। मतलब कि जो भी आपकी राज्य कोई भी कानून बनाएगी तो उस पे जो साइन करवाए जाएंगे वो किसके करवाए जाएंगे, राज्यपाल के करवाए जाएंगे, तभी जो है वो कानून बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 154 में बताया गया है। तो हमारा 152 हो गया, 151 हो गया, 154 हो गया और 153 तो हो ही गया, यानी चारों के मैंने आपको जो है सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का संबंध युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आर्टिकल 352 जो है आर्टिकल होगा। आर्टिकल 352 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि इसका जो संबंध है वो युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से है। यानी युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू करने से, आर्टिकल 352 में। बाकी आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 52, 56, 60 सबको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारे नेशनल इमरजेंसी है वो किस में लगती है, आर्टिकल 352 में लगती है। तो ये वही है 352, ठीक है, ये वही है नेशनल इमरजेंसी। तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए बाकी के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल अगर मैं 350 की बात करूं तो आर्टिकल 350 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को शिक्षा की जो है सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो हमारे भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, संख्यकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये आर्टिकल 350 के अंडर आता है। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट होगा आपका चैप्टर या पूरा जो हमारे पॉलिटिक कंप्लीट होगा तो आपको बहुत ज्यादा जो है नॉलेज हो चुकी होगी, क्योंकि सारे ही आर्टिकल मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो 350 में जो हमारे भाषा या अल्पसंख्यक यानी जिनको भाषा के तौर पे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके जो है बच्चों की जो शिक्षा है वो किसके अंडर आती है, वो आर्टिकल 350 के अंडर आती है। चलिए और बात करते हैं, बाकी जो हमारे रह गए हैं 352 हम कर चुके हैं, आर्टिकल 347। तो इस आर्टिकल 347 में कहा गया किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, यानी जो भी आपकी लैंग्वेज वेरियर है वो किसके अंडर आते हैं, वो आर्टिकल 347 में रखे गए हैं। इसी तरीके से हम बाकियों को भी जान लेते हैं। आर्टिकल 269 में, आर्टिकल 269 में कहा गया है कि माल का क्रय विक्रय जो है हमारे आर्टिकल किस आर्टिकल हमारे अंडर आते हैं, आर्टिकल 269 के अंडर आते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया इसको याद रखना, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा अगर मैं लिखूंगा इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अगर भाई साहब आपको आर्टिकल्स याद नहीं होंगे तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे सकते। बात सुन लो मेरी, कभी भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख रहे हो, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। तो अगर आप सोचते हो कि एग्जाम इजी आता है, एग्जाम इजी नहीं आता है। ये आपसे CHSL में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। तो आपको आर्टिकल्स याद होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आर्टिकल 105। 105 जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं, वो भी जानना जरूरी है कि आर्टिकल 107 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 107 में कहा गया है सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। यानी जो सामान्य विधेयक है वो चाहे लोकसभा में पेश कर लो चाहे राज्यसभा में पेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 107 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 115 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 115 इसमें कहा गया है कि अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान ठीक है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 115, यानी सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस जो भी आपके आर्टिकल जो भी सुविधाएं हैं वो किसके अंडर आती हैं? आर्टिकल 115 के अंडर आती हैं। अब एक और रह गया हमारा आर्टिकल 102, अनुच्छेद 102। इसके में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए जो उसकी अहर्ताएं यानी एलिजिबिलिटी हैं, ठीक है, वो किसके अंडर आती हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है तो उसकी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होती है कि ये योग्य है या नहीं, यानी योग्यताएं जो है कुछ जरूरी होती हैं। तो वो जो है आर्टिकल 102 के अंदर जो है आती हैं। आई होप आपको यहां तक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत रही ही नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी लोकसभा में कुछ सीटें जो है SC ST के लिए जो है फिक्स्ड होती हैं, तो उनको जो है किस आर्टिकल के अंडर रखा गया है? तो आर्टिकल 330 के अंडर जो है इसको रखा गया है। 330 के अंडर जो है SC ST की जो आरक्षित सीटें हैं किसमें? लोकसभा में। यानी उन सीटों पे सिर्फ जो है कौन लड़ेंगे चुनाव, तो होंगे आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 325 की, उसमें कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन होना, ठीक है। आर्टिकल 325 हो चुका है। बात करते हैं बाकी आर्टिकल्स की। आर्टिकल 321 की अगर मैं बात करूं, यानी अनुच्छेद 321 में इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोगों के कृत्यों, इंग्लिश में ही बताऊंगा मैं इसे, का विस्तार करने की शक्ति, यानी ये क्या है? ये पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी लोक सेवा जो आयोग होते हैं उनके जो भी शक्तियां हैं उनको बढ़ाने की जो पावर है वो किसके अंडर आती है? वो आर्टिकल 321 के अंडर आती है। और रह गया है हमारा, कौन सा रह गया है हमारा? आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें कहा गया है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के दावे, यानी वो जो भी उनके दावे हैं वो किसके अंडर आते हैं, वो आर्टिकल 335 के अंडर आते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख, यानी कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस आर्टिकल के अंडर होता है। तो ये होता है आपका 54 के, यानी अनुच्छेद 54 में जो है आपके राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। चलिए बाकी के बारे में जानना जरूरी है, उनको भी जान लेते हैं। वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 103 की अगर मैं बात करता हूं, आर्टिकल 103 में कहा गया संसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की सलाह पर खत्म की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। यानी संसद की सदस्यता जो है राष्ट्रपति द्वारा, कौन खत्म करेगा, राष्ट्रपति खत्म। यदि कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य है तो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सलाह देगा कि इसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए तो वो राष्ट्रपति जो है उस पर साइन कर देगा और सदस्यता जो है खत्म हो जाएगी, यानी वो संसद का जो है मेंबर नहीं रहेगा। और बात कर लेते हैं आर्टिकल 78 की बात करूं, अनुच्छेद आपका 78 है, ये क्या कहता है, ये कहता है हमसे कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन की प्रत्येक जानकारी जो है, जानकारी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो ये किस में आता है, ये आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है, ड्यूटी है उनकी कि वह प्रशासन के जितने भी जानकारी है वो किसको दें, जाके राष्ट्रपति को दें। चलिए और बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 74 में कहा गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा, ठीक है। और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वही कौन कहलाएगा, वही होगा आपका प्रधानमंत्री, वही होगा आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन होता है, ये आपका संघ का मंत्री परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। एक मंत्री परिषद होती है कि किस किसने जो है इलेक्शन जीत लिया है, तो वो जो है अपना एक हेड चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, तो वो जो अध्यक्ष बनता है वही जो है प्रधानमंत्री जाके बनता है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, सभी लोग जो है जितने भी लोग लड़ते हैं वो सब जीतते हैं, जीतने के बाद जो है उन्हें एक जगह बुलाया जाता है, तो वो अपना जो है अध्यक्ष चुनते हैं वहां पे। तो अध्यक्ष मान लो चुन लिया मोदी जी को, तो मोदी जी को अध्यक्ष चुन लिया, तो वो मोदी जी जो है क्या कहलाएंगे, प्रधानमंत्री कहलाएंगे, यानी हकदार होंगे प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए। आई होप आपको ये जो है तीनों चारों पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको अच्छे से जो है इस वीडियो में हर एक पॉइंट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा आपको पढ़ना पड़ा होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन जो है अब इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आप ये चीज अगर नहीं पढ़ते हो तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा मेरे भाई। तो आपको आर्टिकल्स जो है जरूर पढ़ना है, आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज जरूर लेनी है कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में संबंधित है। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो भाई, अगर वही जो है पुराने क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर लगाते रहोगे तो आपके क्वेश्चन हो तो जाएंगे मुश्किल से 5 या 10, ठीक है। कोई पेपर आप देने जाओगे 5 या 10 जो है आप लगा लोगे, उसके अलावा नहीं लगा पाओ, क्योंकि एसएससी जो है आपका एग्जाम जो है टीसीएस द्वारा लिया जाता है, और टीसीएस जो है मोस्टली एग्जाम में पेपर सेट करता है, चाहे आपका कोई भी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, मोस्टली जगह जो है टीसीएस आता है। कौन, टीसीएस के द्वारा जो है एग्जाम सेट होता है। ये आपने देखा होगा, इतने हमने आज जो है इतने सारे क्वेश्चन किए हमने, तो आपने देखा कितने सारे आर्टिकल्स जो यार पूछे गए। तो आर्टिकल इसीलिए पूछे जा रहे हैं
तो इसी तरीके से आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पे जो है खत्म होता है। चैप्टर वाइज हम चीजों को लेके चल रहे हैं। आज हमने स्रोत वगैरह पढ़े और आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी और चीजों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक जरूर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें, जिससे हमें जो है पता लगे कि आप जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपके लिए हम बेहतर बेहतर वीडियोस लाते रहें, ठीक है दोस्तों। यदि जिसने हमारे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे कर ले। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।